नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 1 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 11वें शिफ्ट के हिंदी पेपर को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे गए सभी शिफ्टों के पेपर के अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही 2 से 3 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो अगर डायरेक्टली आप प्रश्नों पर जाएंगे तो कम से कम वो 2 से 3 प्रश्नों को सॉल्व करने का आपका समय बच जाएगा जिसके लिए आप पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला दिया गया है, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, वाक्य में रेखांकित अंश का भाव क्या है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 92 की। देखिए, दिया गया है शॉर्ट हैंड है, तो शॉर्ट हैंड क्या है ये हमसे पूछा गया है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की, राजपुरुष में कौन सा समास है। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि ग्रामर आधारित प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। राजपुरुष यानी कि जब हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। देखिए, यहां पर का कारक चिन्ह जो है इसका लोप हुआ है और जिस भी समस्त पद में से कारक चिन्ह का लोप होता है वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की। दिया गया है, गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की, लेखक में कौन सा प्रत्यय है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो कि मूल शब्द के अंत में जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो लेखक में जो मूल शब्द है वो लेख है। ठीक है, और इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। ठीक है, लेखक हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में भी अक दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में भी अक दिया गया है। इस वजह से इसके दोनों विकल्प सही थे और सीबीएसई बोर्ड ने 1,3 लिखा था रिवाइज्ड आंसर की में। ठीक है, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की। देखिए, दिया गया है, भारत में उनके अक्षरों का कोई भी सानी नहीं था, वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है। 97 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है, कौन सा मतलब एप्रोप्रिएट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो गद्यांश को पढ़ करके इसका उत्तर हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश कहां मिलना था, वाक्य में रेखांकित अंश से क्या तात्पर्य है। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश में जेट किसी गति से लिखा जाता था, यहां जेट किसी गति से क्या आशा है। तो ये टोटल 9 प्रश्न हो गए जिसमें से 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने पहले ही देख लिया बिना पैराग्राफ पढ़े हुए। तो ये फायदा होता है डायरेक्टली पैराग्राफ पर जाने का। ठीक है, चलिए अब बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। ठीक है, पहले ही प्रश्न हमसे पूछा गया था कि यहां पर सानी नहीं था, इसका क्या मतलब है, यानी उनका तुलना करने वाला कोई नहीं था। किसके लिए, अक्षरों के लिए, यानी वो बहुत सुंदर अक्षर में लिखते थे, इस बारे में कहा जा रहा है। आगे पढ़िए, वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। तो ये किसके लिए यूज किया गया, महादेव जी के लिए, जिनकी लिखावट बहुत अच्छी थी। ठीक है, उन पत्रों को देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज ना डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस कहां मिलना था। तो गांधी जी के समान खुशनवीस, एक प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि खुशनवीस का क्या मतलब है। तो यहां पर महादेव जी की बात की गई कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी और इस हैंडराइटिंग वाला व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल था, उस सेंस में आया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए, बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों में लिखी गई टिप्पणियां, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तिका में लंबी लिखावट के समान जेट किसी गति
से लिखा जाता था। एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि जेट की सी गति से क्या आशय है। तो जेट की गति, जेट यानी कि एरोप्लेन की बात की जा रही है, जेट विमान की बात की जा रही है। तो ये बहुत तेजी से, तीव्र गति से उड़ते हैं। तो यहां पर इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है? तीव्र गति से लिखने के सेंस में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे पढ़िए। लिखा जाता था, वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। तो एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि शॉर्ट हैंड क्या है। तो ये लिखने की एक पद्धति है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। बड़े बड़े देसी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने आते थे। ये लोग खुद या इनके साथ संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। तो एक प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि शॉर्ट हैंड में गांधी जी की बातों को क्यों लिखा जाता होगा। तो महत्वपूर्ण बातों को नोट डाउन करने के लिए लिखा जाता होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत में उनके अक्षरों का कोई भी सानी नहीं था, वाक्य में रेखांकित अंश का क्या भाव है। तो देखिए, वह अक्षर बहुत सुंदर लिखते थे। कौन? महादेव जी। इस वजह से कहा जाता था कि उनके अक्षरों का कोई भी सानी नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था शॉर्ट हैंड क्या है। तो ये एक लिखने की पद्धति है, एक लिखने की शैली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की। पूछा गया था राजपुरुष में कौन सा समास है। तो इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया, तत्पुरुष समास था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की। दिया गया है, गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा। तो देखिए, सभी जरूरी बातों को नोट करने के लिए लिखा जाता होगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है पैराग्राफ के अनुसार। 95 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेखक में प्रत्यय पूछा गया था, तो अक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 96 नंबर का प्रश्न देखिए, अपने स्क्रीन पर पूछा गया था कि भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो उनके किसके लिए यूज किया गया था? महादेव जी के लिए, क्योंकि उन्हीं की हैंडराइटिंग अच्छी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, देखिए क्या कहा जा सकता है, गांधी जी केवल लिखने में विश्वास रखते थे। तो ये नहीं दिया गया पैराग्राफ में। गांधी जी केवल बातचीत में विश्वास रखते थे। गांधी जी को लिखने का शौक था। गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे। ये बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है पैराग्राफ के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 98 की। देखिए, दिया गया है, गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस कहां मिलना था, वाक्य में रेखांकित अंश से क्या तात्पर्य है। खुशनवीस यानी कि एक तरीके से सुंदर अक्षर लिखने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश में जेट किसी गति से लिखा जाता था, यहां जेट किसी गति से क्या आशय है। तो बहुत तीव्र गति से। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी प्रश्नों को पहले देखेंगे, उसके बाद से कविता पढ़ करके उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले प्रश्नों पर ही चलते हैं। पहला प्रश्न 100 नंबर का जो इस पर आधारित पूछा गया था, कविता में किसका अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है। डैश अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है, किसके लिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। 101 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है, कविता में निरंतर आगे बढ़ने की बात किस वाक्यांश में कही गई है। और अगला प्रश्न है, जीवन को जलाने गलाने का भाव किस में है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है 104 नंबर का, देखिए क्या कहा जा रहा है कि इति का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कविता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इति का मतलब होता है अंत और अथ का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, इति का मतलब अंत और अथ का मतलब प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अथ इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है 105 नंबर का, पावस का अर्थ क्या है। तो पावस का मतलब होता है बारिश या फिर बरसात। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है वृष्टि, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को बिना आपने कविता पढ़े ही सॉल्व कर लिया। ये फायदा होता है डायरेक्टली प्रश्नों पर जाने का। अब चलिए जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिंतन कैसा इति अब। देखिए कहा जा रहा है कि कैसा इति अब, यानी अब अंत कैसा। आगे पढ़िए, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ असफल सफल समान मनोरथ। यानी असफलता में और सफलता में सभी जगह जो मन का एक तरीके से संवेग है उसको समान रखने की बात की जा रही है। यानी खुशी के माहौल में बहुत ज़्यादा हम लोग हवा में उड़ने ना लगे और गम के माहौल में बहुत ज़्यादा गर्त में ना चले जाए। आगे पढ़िए, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आगे पढ़िए, कुछ कांटों से सज्जित जीवन,
एक प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि जीवन किससे कठिनाइयों के बारे में क्या कहा गया, तो यहाँ पर कांटों शब्द का यूज किया गया। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तनमन। हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि अर्पित किसके लिए किया गया है, तो परहित, पर का मतलब क्या होता है, दूसरे, और हित के लिए मतलब दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को अर्पित करने की भावना यहां पर लिखी गई है। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए। आगे पढ़ लीजिए। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिला करके चलना होगा। तो ये पूरा कविता हो गया। बाकी के प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कविता में किसके लिए अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई थी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था परहित लिखा हुआ था वहां पर मतलब कि दूसरा और हित मतलब कि दूसरों के कल्याण के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कांटे शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कविता में निरंतर आगे बढ़ने की बात किस वाक्यांश में की गई है, निरंतर आगे बढ़ने की। तो कैसा इति अब यानी कि अब अंत कैसा, अब तो हमें आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 103 नंबर प्रश्न की तरफ। जीवन को जलाने गलाने का भाव है, तो देखिए जीवन को जलाने गलाने का भाव किसमें है, यानी कि जीवन को जलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको माचिस से जला देना है, बल्कि अथक परिश्रम करना है, यानी कि खूब मेहनत करना है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर कविता के अनुसार बिल्कुल सटीक जवाब होगा। बात करेंगे 104 नंबर प्रश्न की। देखिए, इसका जवाब हमने पहले ही देख लिया था, इति का विलोम शब्द अत हो जाएगा, और अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था पावस का अर्थ वृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब है। यह सही तरीका है कविता और गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं, यानी कॉन्सेप्ट को तो समझ जाते हैं, किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है। देखिए, बच्चा कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ रहा है, लेकिन फिर भी कक्षा में जो चर्चा होता है उसमें कोई भी भाग नहीं लेता है, तो इसे किस प्रकार की कठिनाई है ये पूछा जा रहा है। पहला दिया गया संप्रेषणात्मक संबंधी, यानी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन संबंधी, तो ये विकल्प नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए, बच्चा विद्यालय में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है चर्चा के दौरान, लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि बच्चा घर में भी बात नहीं कर रहा होगा। बात कर रहा होगा अगर घर में भी, तो BICS यानी कि जो एक बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है, ठीक है, ये बच्चे के अंतर्गत है, ये सीधे तौर पर संप्रेषण से संबंधित होता है। यानी बच्चा घर पर अगर बातचीत कर ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में संप्रेषण संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो चर्चा में भाग ही नहीं रहा है। हो सकता है उसके मन में संकोच हो कि कक्षा के अन्य बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कुछ गलती मैं बोल दिया तो मेरे बारे में बच्चे क्या सोचेंगे। ये बच्चे में एक तरीके से झिझक बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है, ठीक है। तो संप्रेषण संबंधी ये इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अगर घर पे भी बात कर रहा होगा तो वो कम्युनिकेशन कर पा रहा है, कम्युनिकेशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चौथा विकल्प दिया गया है उच्चारण संबंधी। देखिए, अगर बच्चा घर पे कम्युनिकेशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उच्चारण तो कर ही रहा होगा, प्रोनाउंसिएशन कर ही रहा होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ग्राह्यता संबंधी तो हमको प्रश्न में ही बोला गया है कि बच्चा समझ रहा है। ग्राह्यता का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। रिसीव करने का मतलब क्या होता है कि उसके अर्थ को रिसीव करना, उसके भाव को समझना। तो बच्चा जब समझ रहा है तो इस प्रकार की कठिनाई तो है ही नहीं। एक ही विकल्प बच्चा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अभिव्यक्ति संबंधी। बच्चे के अंदर झिझक है, अपनी बातों को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, रख नहीं पा रहा है, यानी चर्चा में शामिल नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे। देखिए, चित्रों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, तो चित्रों को देख करके बच्चे क्या समझेंगे, संकेत को समझने वाले हैं। पूछा जा रहा था कि बच्चे यानी विद्यार्थी किस श्रेणी में रखेंगे, तो संकेत को समझने वाले में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए, पहला दिया गया संकेत देने वाले, तो संकेत देने वाले तो टीचर हैं, क्योंकि शब्द और चित्र टीचर के द्वारा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो संकेत देने वाले टीचर हैं, और हमसे प्रश्न विद्यार्थी के बारे में पूछा गया था, तो विद्यार्थी संकेत को रिसीव करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तीसरा देखिए, विरोध करने वाले, विरोध तो कहीं से भी नहीं होगा। सहमति देने वाले, तो ये फीडबैक की बात नहीं हो रही थी, बच्चे उस संकेत को देख करके समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है। संरचनात्मक मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन दो प्रकार से होता है, एक योगात्मक, दूसरा संरचनात्मक। योगात्मक मूल्यांकन वो होता है जो कि आपके सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है उसे हम लोग योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जो कक्षा में एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से या फिर एक, यहां पर चूंकि लेखन की बात की गई है तो एक लेख के बाद से बच्चे का जो मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे को कहां पर कठिनाई आ रही है ये जानने के लिए, वो होता है संरचनात्मक मूल्यांकन। और एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों संरचनात्मक मूल्यांकन को ही पैरवी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है और संरचनात्मक मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, विषय वस्तु यांत्रिक वर्तनी और प्रयोग के लिए ध्यानपूर्वक पठन होना चाहिए। देखिए यहां पर लिखने से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है और विकल्प क्या दिया गया, पढ़ने से संबंधित, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, लेखन प्रक्रिया में उत्पादित सभी सामग्रियों में विद्यार्थियों की भागीदारी होनी चाहिए। देखिए संरचनात्मक मूल्यांकन ये कहता है कि बच्चा जब गतिविधि से गो थ्रू हो रहा है, यानी उस गतिविधि से होकर के जा रहा है, उसी समय उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और यहां पर उत्पाद की बात की गई है, यानी अंतिम प्रोडक्ट की बात की गई है, यानी फाइनल जब बच्चा सब कुछ कर ले रहा है उसके बाद मूल्यांकन करने की बात की जा रही है। इस वजह से ये निगेटिव है, क्योंकि बच्चा जब लिखने के प्रोसेस में था उसी समय उसका मूल्यांकन होना चाहिए था। रचनात्मक मूल्यांकन ये कहता है, और ये उत्पाद यानी कि अंतिम में मूल्यांकन करने की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, यांत्रिक त्रुटियों को पेपर, पेंसिल या पेन के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। तो केवल मान लीजिए कक्षा में बच्चे ने कुछ होमवर्क करके लाया, कुछ लिख करके लाया, तो आप केवल पेंसिल से या फिर पेन से अंडरलाइन कर दे रहे हैं जहां पर गलती है, तो इससे बच्चे नहीं सीखेंगे। आप लोग देखते होंगे प्राइमरी या अपर प्राइमरी के बच्चों के कॉपियों में इस प्रकार से रेड पेन से सर्किल करके वहां पर सही लिख दिया जाता है, तो ये बच्चों के लिए सही नहीं है। हो सकता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट ही समझ में ना आया हो, इस वजह से वो बार बार गलती दोहरा रहा हो। तो जब तक बच्चे को फीडबैक नहीं दिया जाएगा कि आपकी ये गलती थी, और जब तक फिर से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाया जाएगा, वो बार बार संभावना बनी रहेगी कि भविष्य में उस प्रकार की गलती को वो दोबारा दोहराएगा। इस वजह से केवल पेपर पेंसिल पर चिन्हित किया जाना निगेटिव होता है। कई विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करना चाहिए। सोपान यानी कि चरण की बात की जा रही है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए तीसरे विकल्प में उत्पाद की बात की जा रही थी, यानी अंतिम में मूल्यांकन करने की बात की जा रही थी, और यहां पर विकल्प नंबर 2 में सोपान यानी चरण दर चरण बच्चे के मूल्यांकन करने की बात कर रहा है, सतत मूल्यांकन की बात कर रहा है। इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है। देखिए ये जो सिद्धांत था ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। उनका ये कहना था कि बच्चे जन्मजात ऐसी शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं जो कि बच्चे को किसी भी भाषा को अर्जित करने में मदद करता है, और जो सेकंड टारगेट लैंग्वेज होता है उसको भी सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये किससे एक तरीके से किसका समर्थन है, ये सहजतावादी का। सहजतावादी क्या होता है, यानी कि जन्मजात यानी कि नेचुरल प्रोसेस के तहत ये हो रहा है, कोई भी बच्चा एफर्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर ही वो प्रॉपर्टी है कि चीजों को वो एक्वायर कर लेता है, इन्वायरमेंट पे देखते देखते अर्जित कर लेता है, इसे बोलते हैं सहजतावादी। ठीक है, तो ये हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सहजतावादी इसका समर्थन करता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता। देखिए भाषाई अभिव्यक्ति यानी कि भाषा के जो कौशल होंगे, 4 कौशल, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, उससे रिलेटेड अगर अभिव्यक्ति में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे तो विकार मानेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई विकार होगा तो उसे हम लोग अभिव्यक्ति का विकार नहीं मानेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। और हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। चौथा दिया गया है, सही शब्दों को खोज करने में कठिनाई। ये शब्द से जुड़ा हुआ है, शब्द क्या है, आपके भाषा का पार्ट है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये भाषा से जुड़ा हुआ विकार है। और प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि कौन सा भाषा का विकार नहीं है। तीसरा देखिए, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई, ये भी शब्द से जुड़ा हुआ है यानी भाषा से जुड़ा हुआ, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, भाषण का सीमितता का होना, भाषण की सीमितता का होना। भाषण यानी वाचन की बात की जा रही है, वाचन मीन्स बोलना, यानी भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उनमें से बोलने में बच्चे को सीमितता है, यानी कि बच्चा कम बोल पा रहा है, तो ये भी भाषाई अभिव्यक्ति का विकार है।
ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्थानिक मान को समझाने में कठिनाई होना। स्थानीय मान जो होता है वो गणित का पार्ट है, ये भाषा का पार्ट नहीं है, ये गणित का पार्ट है। इस वजह से ये हमारा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं है, बल्कि ये डिसकैलकुलिया के अंतर्गत चला जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो बच्चों को कठिनाई होती है उसमें ये चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं है, इस वजह से यही हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 भाषाई घटक और सूची 2 भाषाई घटकों की व्याख्या का सही मिलान कीजिए। देखिए पहले क्या दिया गया है, ध्वनि विज्ञान। तो ध्वनि विज्ञान का क्या होता है, देखिए ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करता है, भाषा के नियमों को संदर्भित करता है ध्वनि विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अर्थ विज्ञान दिया गया, अर्थ विज्ञान में क्या होता है, देखिए संप्रत्ययों के प्रस्तुतिकरण में शब्द और शब्दों के समायोजन को रेखांकित करता है, यानी कि किस प्रकार से शब्दों को अरेंज करना है ताकि उसका सही से अर्थ निकल पाए, ये कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया गया, वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास में क्या होता है, वाक्य विन्यास में वाक्यों के बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बताना, यानी किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना है वाक्य को बनाने में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीधे तौर पर आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंस में कहा गया है। चौथा देखिए, शब्द संरचना। तो शब्द संरचना का क्या हो जाएगा, देखिए व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग संख्या, काल, केस, व्यक्ति, इति, व्यक्ति, लिंग, सक्रिय या निष्क्रिय अन्य अर्थों को दर्शाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। तो हमारा विकल्प क्या बना, देखिए बी सी डी ई दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, बी सी डी ई इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तो इसे क्या कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, हमसे ये बोला जा रहा है कि 1.5 से 2.5 साल की एक बच्चा है जो कि इतने शब्दावलियों को जान चुका है, इतने शब्दों को जान चुका है, 200 से 250 शब्दों को जान चुका है, और वो 2-2 शब्दों का उच्चारण कर लेता है। जैसे कि अगर उसे भूख लगी है तो बोलेगा मैं भूख, अगर उसे कहीं जाना है तो कहेगा मैं घूम, मतलब कि 2 शब्दों का केवल प्रयोग कर पा रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए 2 शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे टेलीग्राफिक भाषा बोलते हैं, जिसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, उसे टेलीग्राफिक भाषा बोला जाता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। देखिए भाषा के विकास के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो भाषा का विकास कब होगा, जब हम अपने मौलिक विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करेंगे, तभी तो भाषा का विकास होगा। चाहे लिख करके अभिव्यक्त करें या फिर बोल करके अभिव्यक्त करें, यानी वाचन करें या लेखन करें, लेकिन मौलिक विचार होने चाहिए। तो कोई भी ऐसा विकल्प जिसमें हमें मौलिक विचारों को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है वो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मौलिक विचारों के माध्यम से भाषा के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है किससे बढ़ावा नहीं मिलेगा, यानी ऐसा विकल्प हमारा सही उत्तर होगा जिसमें मौलिक विचार की बात ना की जा रही हो। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग। बिल्कुल सही बात है, आप कितने किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं, कितना आप रोमांचित हैं, इसको अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना, यानी अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करने की बात की जा रही है, तो ये भाषा के विकास को बढ़ाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, घटनाओं और वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग, यानी कि घटना का आरंभ करना है या फिर एक तरीके से वार्तालाप को शुरू करना है, तो जाहिर सी बात है इसमें आप अपने मौलिक विचारों को ही अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सामाजिक संपर्क बनाने और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना। अब आप किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं सामाजिक तौर पर, तो जाहिर सी बात है ऐसा थोड़ी कि किताब पढ़ करके जाएंगे और उनसे कुछ बात करेंगे, आप अपने मौलिक विचारों को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन बात की जाए सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग, तो सामाजिक वर्गीकरण जो होता है वो पहले से समाज हमारा वर्गीकृत है, बटा हुआ है कई मामलों में, जैसे कि आर्थिक तौर पर हो गया, इसके बाद से जाति के आधार पर हो गया, तो ये सामाजिक वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो इसके लिए मौलिक विचार की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वर्गीकरण पहले से हो चुका है, तो इसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा, और चूंकि ये निगेटिव सेंस में है इसलिए यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है, यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखा जाता है, ये किनके द्वारा बोला गया था, ये व्यवहारवादियों के द्वारा बोला गया था। व्यवहारवादी जैसे कि आपने स्किनर का सिद्धांत देखा था, जिसमें एक कुंडी दबाने से या फिर जो कुछ भी बटन दबाने से जो उसको
एक तरीके से पुनर्बलन के लिए कुछ चूहे को कुछ खाने को मिलता था, यानी वो उसके लिए पुनर्बलन का काम करता था। तो ये व्यवहारवादी से जुड़े हुए थे और यही ये मानते हैं कि बच्चे का जो अभ्यास और पुनर्बलन है वो उसको भाषा को सीखने में मदद करता है, ये व्यवहारवादी मानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी संज्ञानवादी तो जीन पियाजे वो तो संरचनावाद से जुड़े हुए हैं, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। रचनावाद भी हमारा उत्तर नहीं होगा, अतः क्रियावादी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवादी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है। गहन पठन क्या होता है? देखिए, गहन पठन यानी डिटेल में पढ़ना। हम लोग डिटेल में कब पढ़ते हैं? जब हम लोग किसी चीज़ में रुचि ले रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नॉवेल हो गया, तो उस नॉवेल में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम उसे बारीकी से पढ़ रहे होते हैं, गहनता से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, यानी जहां पर रुचि वाला विकल्प होगा वही हमारा सही जवाब होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना। तो तीव्र गति से पढ़ना यानी ऊपर ऊपर पढ़ने की बात की जा रही है, सरसरी निगाह से पढ़ी जाने की बात की जा रही है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि बच्चा जब इंटरेस्ट लेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर ऊपर नहीं पढ़ेगा, तीव्र गति से नहीं पढ़ेगा, उसको आराम से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया, सूचना को पता करने के लिए पाठ्य सामग्री की तीव्र गति से पढ़ना। सूचना को जब पता करना होता है यानी कि हम लोग कुछ सर्च कर रहे हैं तो वहां पर स्कैनिंग आता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, सही ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना, यानी कि अनुकरण किया जा रहा है, तो ये भी गहन पठन नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चे का रुचि नहीं हो सकता है कि उसको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा हो और वो टीचर का अनुकरण कर रहा है, अनुगमन कर रहा है। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रवाहपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर। यहां पर देखिए रुचि की बात आ गई, बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राह्य भाषा कौशल है। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर मिसप्रिंट था, यहां पर बोलते नहीं बल्कि पठन होगा। ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया है। देखिए, भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसमें 2 कौशल अभिव्यक्तात्मक हैं, अभिव्यक्ति वाले कौशल हैं, और 2 कौशल रिसीव करने वाले हैं, यानी कि ग्रहण करने वाले हैं। तो जो ग्रहण करने वाले कौशल हैं वो कौन कौन से हैं? वो होता है सुनना और पढ़ना, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। कहीं कुछ लेख लिखा हुआ है तो पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो जहां पर अर्थ ग्रहण करने की बात आती है वो ग्राह्य भाषा का कौशल हो जाता है, यानी कि रिसीव कर रहे हैं आप उस इंफॉर्मेशन को। और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा होता है? जिसमें आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? या तो बोल करके यानी कि वाचन हो गया, या तो लिख करके यानी कि लेखन हो गया। तो जो लेखन कौशल और वाचन कौशल है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, और जो सुनना होता है और जो बोलना होता है, सुनना होता है और जो पढ़ना होता है, माफ कीजिएगा, सुनना और पढ़ना वो क्या होता है? वो ग्राह्य भाषा कौशल होता है, यानी कि रिसेप्टिव स्किल में आता है। तो इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता बोली जा रही है। दूसरा देखिए, बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने तथा अभिव्यक्त करने की योग्यता। उसके बाद से देखिए, द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। देखिए, यहां पर पूरी भाषा को बोला गया है, यहां पर भी पूरा भाषा है, यहां पर भी पूरा भाषा है। भाषा के जो 4 कौशल हैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, क्योंकि चारों में से 2 कौशल ही आपका ग्राह्य भाषा कौशल होगा। तो यहां पर संपूर्ण भाषा की बात की जा रही थी, तो ये दोनों तो विकल्प हमारा होगा नहीं। दूसरा देखिए, बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने और अभिव्यक्त करने की योग्यता। अभिव्यक्त करने की योग्यता आ गई, यानी कि बोलने और लिखने की बात आ रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ग्राह्य भाषा कौशल में आपका सिर्फ सुनना और पढ़ना आता है, अभिव्यक्ति में बोलना और लिखना आता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बोलचाल की भाषा में सुनते और पठन के प्रति समझ बनाने की योग्यता। तो यही मैं बोला था कि सुनना और पढ़ना जो होता है ये रिसेप्टिव स्किल होता है, यानी ग्राह्य भाषा कौशल होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अवबोधात्मकता के लिए सहारा देना क्या सम्मिलित करता है। देखिए, सहारा देना यानी कि बीच में सहारा देना या स्टार्टिंग में सहारा देना, या कि ये ले वाइगोत्स्की के पहाड़ की तरफ यानी स्कैफोल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा है। और स्कैफोल्डिंग में क्या होता था? शुरुआती मदद या फिर बीच में भी अगर बच्चे को कुछ मदद दी जाती थी, जैसे जेडपीडी की अगर बात कर ली जाए, तो वो केवल इशारों के माध्यम से या फिर हिंट्स के माध्यम से दी जाती थी ले वाइगोत्स्की के अनुसार। इसी को ध्यान में रखकर के हमें उत्तर ढूंढना होगा। चौथा दिया गया, संकेतों का प्रयोग। देखिए, संकेत को यहां पर आप सिर्फ हिंट या फिर इशारे मत समझ लीजिएगा। संकेत जैसे कि हम लोग जो अल्फाबेट लिखते हैं, A
बी, सी, क, ख, ग, ये भी सिंबल्स में ही आते हैं, तो ये भी संकेत बोला जाएगा। तो ये इसके माध्यम से बच्चे को सहारा नहीं दिया जाता है, बल्कि संकेतों के माध्यम से, यानी कि इशारों के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तो ये संकेत का प्रयोग हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षक के द्वारा चित्र शब्दकोश का प्रयोग, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। घर की भाषा के सारांश, ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, चेष्टाएं करना तथा मुख के भावों का प्रयोग करना। यहां पर एक तरीके से इशारे करने की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर एक यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है। ठीक है, बच्चे को मना किया जा रहा है घर की भाषा यानी मदर टंग को यूज करने में, और ये क्यों हानिकारक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों बच्चे की शिक्षा प्रारंभ में बच्चे की मदर टंग में करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उससे कंफर्टेबल होता है, क्योंकि हो सकता है बच्चे को कोई अदर लैंग्वेज ना आती हो और विद्यालय की औपचारिक भाषा जो है उसमें बच्चा कंफर्टेबल ना हो। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे की भाषा का प्रयोग किया जाएगा या फिर बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी भाषा यानी मातृभाषा में बोलने का मौका दिया जाएगा, तो बच्चा सहज यानी कि बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में फील करेगा कि हाँ, मेरी भी बातों को प्रमुखता से सुना जा रहा है। तो इसमें बच्चा कंफर्टेबल होता है और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर होता है। इसीलिए बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, या फिर बच्चे को भी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करने देना चाहिए। चलिए, इसी को उत्तर ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया। अगर नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका प्रयोग करने से मना कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। यह उनके अधिकारों का हनन है। देखिए, अधिकार हमारा तब बनता है जब हमारे मतलब कानून में वो बातें लिखी हों। देखिए, अब जो बच्चे की मातृभाषा है, घर की भाषा है, इसके लिए कोई कानून नहीं बना है, संसद से कोई कानून नहीं पास किया गया कि बच्चे को उसकी मातृभाषा का प्रयोग करने ही देना है, अन्यथा की कंडीशन में आपको सजा हो जाएगी। तो ये जब अधिकार तब होता है जब कानून बना करके हमें अधिकार दिया गया। ये कानून नहीं है, एक सिफारिश के तौर पर है, आपको एक सलाह दी गई है एज ए टीचर कि आप बच्चे की मदर टंग का प्रयोग करें। तो ये एक तरीके से निगेटिव बोला जाएगा, क्योंकि कानून नहीं है, इस वजह से अधिकार का हनन नहीं माना जा सकता। तीसरा देखिए, विद्यालयों में घर की भाषा के प्रयोग के निषेध असंवैधानिक है। वही मैं बोल रहा था। देखिए, असंवैधानिक या फिर संवैधानिक, संविधान क्या है, हमारा कानून है। अब संविधान के अंतर्गत जो भी बातें लिखी गई होंगी वो संसद से पास करके ही कानून बनाया गया होगा, तब उसमें संविधान में लिखा गया होगा, और अगर लिखा जाएगा तब उसे असंवैधानिक बोलेंगे अगर उसका पालन नहीं किया गया। लेकिन संविधान में इस बात का प्रयोग नहीं किया गया, इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि बच्चे की मदर टंग में पढ़ाना है। अगर कानून बना करके संविधान में यह डाल दिया जाए कि बच्चे के मदर टंग का ही प्रयोग करना है, और अगर तब ना प्रयोग किया जाए तब यह असंवैधानिक माना जाएगा, क्योंकि संविधान में मेंशन था। लेकिन इस प्रकार का संविधान में कोई भी चीज मेंशन नहीं है, तो इसे असंवैधानिक हम लोग नहीं कह सकते, निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं और कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को अगर कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है और बच्चे को आप मदर टंग भी यूज करने नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को एक तरीके से ऐसा महसूस करेगा कि कक्षा में क्या चल रहा है उसे कुछ समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मदर टंग का कुछ प्रयोग ही नहीं हो रहा और उसको भी एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी तथा द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्क मूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है। यानी कि एक ऐसा समझ लीजिए कि द्विभाषी यानी ऐसे लोग जो 2 भाषाओं को बोल सकते हैं, और बहुभाषी जो 2 से ज़्यादा भाषाओं को बोल सकते हैं, वो अपनी भाषाओं का अर्थ समझने के लिए या फिर अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए एक भाषा से दूसरे भाषा में चले जाते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है। तो इसे हम लोग कोड स्विचिंग बोलते हैं। कोड स्विचिंग क्या होता है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ से आपका उदाहरण शुरू हो रहा है, मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ। इफ़ यू विल गो थ्रू ऑल द वीडियोज ऑफ कैरियर बिट यू विल गेट गुड मार्क्स इन सीटेट दिसंबर 2022। यहाँ पर मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बोला कि मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ, और अगर आप कैरियर बिट के सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आप सीटेट दिसंबर 2022 में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, जिसका आधा पार्ट मैंने आपको हिंदी में बोल करके बताया और इसका आधा पार्ट मैंने आपको इंग्लिश में बोल करके बताया। तो हिंदी एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। तो एक कॉन्सेप्ट को बोलते हुए एक भाषा से दूसरे भाषा में चला जाना, इसी को बोला जाता है कोड स्विच, या फिर एक भाषा से दूसरी भाषा में चला जाना। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता कहेंगे। बहुभाषिकता क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। बहुभाषिकता को एनसीएफ 2005 एक संसाधन के तौर पर देखता है और यह कहता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करके
विद्यालय की जो प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा से शुरू करके अन्य भाषाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे और विद्यालय की औपचारिक भाषा को सीखेंगे। यानी मातृभाषा से वो विद्यालय की शिक्षा शुरू करेंगे और अन्य भाषाओं के संपर्क में आएंगे। ये कहता है बहुभाषिकता। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा में सीखते हैं और बाद में अंग्रेजी में पढ़ते हैं। यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि केवल अंग्रेजी की बात नहीं की गई है। हो सकता है विद्यालय की औपचारिक भाषा हिंदी हो सकता है बच्चे की मदर टंग भोजपुरी हो, तो पहले भोजपुरी में बात कर रहा था, अब वो हिंदी में बोलना सीखेगा और अन्य लैंग्वेजेस को सीख सकता है। केवल अंग्रेजी की बात नहीं की जाएगी, निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, शिक्षार्थी अपने विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी में प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे का मदर टंग अंग्रेजी हो। जिसके लिए मदर टंग अंग्रेजी है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए मदर टंग हिंदी है, भोजपुरी है, उड़िया है, पंजाबी है, उसके लिए अंग्रेजी में शिक्षा प्रारंभ करना निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और आगे जाकर के अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ते हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? इसलिए निगेटिव है क्योंकि आप जो सेकंड लैंग्वेज है, ये टारगेट लैंग्वेज है, पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, अगला एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करते हैं और उसमें अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम 2 तो जोड़ना ही जोड़ना है, इसके आगे भी मतलब और ज़्यादा भाषा जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मातृभाषा का प्रयोग किया जा रहा था और आगे केवल 2 लैंग्वेज जोड़ा जा रहा था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे मदर टंग तो सीखेंगे ही सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे ही सीखेंगे, और एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाए जाने की बात की जा रही है जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी में होगा, यानी कि इंटरमीडिएट कक्षा में होगा। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि बच्चे को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ना है। हो सकता है कि जैसे साउथ का कोई बच्चा है तो वहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, वहाँ पर बच्चे का मदर टंग यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश और एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर हिंदी की बात कहाँ आएगी, इस वजह से निगेटिव हो गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको डाउट क्लियर हुए होंगे। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के अलावा सीटेट दिसंबर 2021 में प्राइमरी पेपर के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।